पहले तो आप सबको नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं। आज विशेष तौर पर आपके बीच में, क्योंकि लोकसभा चुनाव अप्रोचिंग है, बारी बारी आप लोगों के भी सवाल आते रहते हैं, उनका आपसे चर्चा भी हो जाए और हर विषय पर जो पिछले दिनों की गतिविधियां रही इसके ऊपर आप लोगों के जो सवाल है उसके जवाब दीजिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 75 पॉइंट का एक संकल्प पत्र निकाला, जो कि उनका घोषणा पत्र है। हैरानी की बात है कि 5 साल में सत्ता में रहने के बावजूद जहाँ एक और पर बेरोजगारी देश भर में बढ़ी, वहीं इनके संकल्प पत्र के अंदर एक भी पॉइंट युवा के रोजगार के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने रखने का काम किया। आज सत्ताधारी लोग ना तो ये बता पाए कि 5 साल की सरकार में कितनी नई जॉब क्रिएशन हुई है, ना ये बता पाए कि जो मेक इन इंडिया था, स्किल इंडिया था, मुद्रा थी, जितनी योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया और उसके साथ साथ जो एक अलग मंत्रालय स्किलिंग का बना, उसके माध्यम से कितने बेरोजगार साथियों को इनमें रोजगार दिए, उसका कोई भी आंकड़ा ना तो सरकार प्रस्तुत कर पाई, ना भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। दूसरी जो सबसे अहम चीज थी, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से करी। हैरानी की चीज है कि कैग ऑडिट बताता है कि 51% ऑफ टोटल रेवेन्यू यूटिलाइज होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रधानमंत्री की फोटो की प्रमोशन। और जब हमने इनका संकल्प पत्र चेक किया तो ये पता चला कि सिर्फ एक शब्द इनके संकल्प पत्र में आया, वो ये था कि ट्रिपल तलाक पे सरकार कदम उठाएगी। उसको छोड़कर चाहे वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, चाहे महिला की सुरक्षा हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड को रोकने की बात हो, महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बिल्कुल विफल रहा। जो सबसे अहम सोसाइटी का पार्ट किसान, इनका संकल्प पत्र ये कहता है किसान की आय दुगनी कर देंगे, वो भी 2022 में। मगर ये लोग ये नहीं बता पाए कि पिछले 5 साल के अंदर किसान को कितना समर्थन मूल्य से फासले दे पाए। और हैरानी की चीज ये है कि आज के दिन जहाँ पूरे प्रदेश में सरसों मंडी में आई और उसका समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित 4200 रुपए, आज उस पर भी कैपिंग करी गई है कि प्रति 1 एकड़ 6 क्विंटल और प्रति फार्मर 25 क्विंटल से ज्यादा सरसों की परचेज नहीं करी गई। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग आज कितने किसान विरोधी हैं। मैं तो ये मांग भी करता हूँ हरियाणा की सरकार से कि 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई और जो आंधी आई, उससे बहुत ज्यादा क्रॉप लॉस यमुनानगर, अम्बाड़ा और कुछ हिस्से कुरुक्षेत्र जिले के जहाँ हुआ, सरकार तुरंत प्रभाव से गिरदावरी कराकर उन फार्मर्स को उनकी क्रॉप लॉस का मुआवजा दे और साथ ही साथ जो ये कैपिंग है सरसों के ऊपर, उसको तुरंत प्रभाव से रिवोक करने का काम करे। एक बड़ा अहम चीज
इनके संकल्प पत्र में लिखी वो थी, प्रदूषण के ऊपर बड़ी चिंतित भारतीय जनता पार्टी। एनजीटी द्वारा निरंतर अलग अलग कदम उठाने की मांग दिल्ली के अंदर करी थी और हैरानी की बात है कि गुड़गांव दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक आज के दिन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए 5 साल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर अगर बात करें तो गुड़गांव के हालात बद से बदहाल करने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो इनकी सरकार का। एक चीज जो बीजेपी के 2014 के संकल्प पत्र में और 19 के संकल्प पत्र में देखने को मिली वो यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं। हमने हिसार की बात करूं या पैन हरियाणा की बात करूं, लाखों लोगों ने घरों की मांग करी। अब तक तो बेसिक सर्वे भी इनकी पार्टी 5 साल में देश भर का नहीं करवा। आज ये कहती है कि हम गरीब को घर देंगे। 5 साल के अंदर गरीब को घर देने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए उसका जरूर वितरण करने का काम करें, क्योंकि ये सबसे अहम चीज है कि जो 5 साल पहले योजना बनाएगी वो बनाएगी 2011 के सर्वे के ऊपर। और 2011 के सर्वे के प्रति जो पुरानी योजनाएं थी उसमें तो लोगों को पहली किस्त दूसरी किस्त भी मिली, और जब से बीजेपी की सरकार आई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पहली किस्त के पैसे भी देने में सरकार सफल रही। आज जहां प्रदेश के हालात की बात, 5 साल के अंदर ऐसा कोई वर्ग नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शोषित ना रहा। 5 साल के दौरान जितनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने करी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की हो, आज फौजी उससे नाखुश है, चाहे युवा रोजगार की हो। ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 4 साल में 36,000 नौकरी हुई और अब तक लगभग 23 से 25,000 के बीच में एम्प्लॉय रिटायर। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि हरियाणा सरकार ये बताने का काम करे कि 5 साल में रोजगार के क्या नए साधन उपलब्ध इस सरकार ने कराए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर कितने नए महिला स्कूल कॉलेजेस हमारी बेटियों के लिए नए बनाने का काम किया। तो डाटा ये बताता है कि आज की स्थिति में 2 रेप की घटनाएं हमारे प्रदेश में हर रोज दर्ज होती है। और तो और आज के दिन महिला के खिलाफ अपराध में हम देश में 5वें स्थान पर है, जिसका मतलब हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। और इन तमाम चीजों को देखते हुए 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा वो केवल जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, आज उसी प्रकार से समाज को बांटने का, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो जातिगत तौर पर, बांटकर अपने वोटों को बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप पुलवामा के शहीदों को नमन करते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट। ये इनकी सोच दर्शाती है कि 14 दिन में 53 जवान हमारे शहीद हुए और उन 53 जवानों की शहादत को ये लोग एक और पर अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करने का काम करें। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। उसके बाद तो क्लियर कट गाइडेंस आई कि किसी प्रकार से भी पैरामिलिट्री किसी भी मूवमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेटमेंट में या अपने पोस्टर में यूटिलाइज करने से रिफ्रेन करती। उसके बावजूद भी इस तरह की प्रधानमंत्री द्वारा आती है। ये दर्शाता है कि आज ये हमारे शहीदों के ऊपर भी राजनीति करने का काम है। मैं एक चीज
और आपके बीच में रखना चाहूँगा। कई साथी बारी बारी एक ही सवाल हमारे से पूछते हैं कि गठबंधन होगा नहीं। आज आपको बता दूं 3 सदस्य कमेटी थी, इसके अंदर सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगू जी और कादियान साहब जी। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। वो सबमिशन की रिपोर्ट हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तक पहुँचा दी और हम उम्मीद करते कि नवरात्रों के बीच में खुशखबरी के साथ आपके बीच में हरियाणा के अंदर इस लोकसभा में एक बड़े परिवर्तन की मजबूत नींव रखने का काम करें। जहाँ सीट शेयरिंग की बात करें, आपको निवेदन करूँगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ हम मैदान में आएंगे और मैदान में आएंगे चुनाव को आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही मजबूत 15 साल तक हिसार के जिला अध्यक्ष रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के हिसार सेल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे 2 महीने, चौधरी पूर्ण सिंह दाबड़ा जी, पूर्व विधायक जो 2000 से 2005 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। वो अपने तमाम साथियों के साथ दलवीर पवार जी, राजमल काजल जी, शीशपाल जी, राम अवतार धारीवाल जी, बलराज सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, प्रभु जी, रणधीर जी और अन्य नाम हैं। ये आज इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। इनके साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सरपंच घरौंडा से, ये पंचायती राज प्रकोष्ठ करनाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। इनको भी हम व्यक्तिगत तौर पर जननायक जनता पार्टी में शामिल करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर संगठन मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगी। कभी तो शुरुआत इलेक्शन आपके बीच में मजबूती के साथ आगामी लोकसभा के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अन्य लोग हमारे साथ शामिल हैं, इसी प्रयास के साथ कि प्रदेश के अंदर एक मजबूत परिवर्तन हम लेकर लाने का। दुष्यंत जी, कमेटी ने आपको भी बताया होगा कि किसके साथ गठबंधन और क्या मतलब चीजें निकल कर आई है, फाइंडिंग जो है कमेटी की वो क्या रही? बिल्कुल है, इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि 2 दिन का इंतजार करिए, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्यों के साथ, सीट शेयरिंग के साथ और कहाँ से कौन कौन उतरेगा उसके साथ हम आपको एक मजबूत दल देंगे। कांग्रेस को जो महागठबंधन की बात मैंने पहले भी बड़ा क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को चौधरी देवीलाल जी ने 1971 में छोड़ने का काम किया और 1971 से लेकर आज तक हमने उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी और यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदेश से जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखें, वहाँ जिन लोगों से हमेशा लड़ते रहे उनसे हम लड़ाई को और मजबूती से तो आपको बोल रहा हूँ कमेटी की एक रिपोर्ट है। आप 2 दिन का इंतजार करते जिससे होगा आपके सामने मैंने डिनाई किया है। मैं आपको कह रहा हूँ 2 दिन और इंतजार करो, रिपोर्ट आ जिसके साथ भी होगा आपके बीच में 1 दल हो, 5 दल हो, 7 दल। कई बार ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो शायद लोकसभा ना लड़ना चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करेंगे। हम इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे कि अधिकतम ऐसे लोगों को लेकर जाए जो आज के राष्ट्रवादी जो बात करते हैं, जो इस देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं, के विरुद्ध में चल रहा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूं और संगठन का निर्णय होगा। संगठन
अगर मेरा रोल और कुछ चाहता है तो फिर तमाम साथी विचार करके उस पर आम आदमी पार्टी कंटिन्यू ये कह रही थी कि कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिल जाए। आपसे बात करके ही ये सारी बात उन्होंने ऑफर किया, बिना बात के? अगर डे वन से मैं कह रहा हूँ कि 1971 से चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो क्या इस स्टेटमेंट को आप समझें? आपसे बात करके ही बात प्रयास उनका दिल्ली का अपना अलग सोच है। अगर उस परिस्थिति को देखें, हरियाणा प्रदेश के जो बातें थी तो हमने प्रॉपर्टी डिलीवरी आपके आगे निरंतर रखा, और स्वयं अकेले मैंने नहीं, चाहे वो पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह हो, सरदार निशांत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, सबने आपके विषय बड़ी क्लियरली रखने का यदि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से समझौता होता है तो क्या आपकी पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी? हरियाणा प्रदेश में होता है तो बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी के साथ इनिशियली आपकी सहमति हो चुकी है? एक दल नहीं, अनेकों दल और सबसे अलग अलग तरह की चर्चा करके निष्कर्ष निकला। आगे उस पर क्या कदम उठते हैं तो आपके बीच में हम डिटेल्ड डिस्कशन के बाद डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, उनकी सहमति के बाद आपके बीच में रखने का था। उसमें मतलब मल्टी पार्टी इलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद रखते सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना था तो जिसके विरुद्ध एक मुहिम चली और जो आज हमारी चप्पल के पीछे पड़े हैं, क्या उनके साथ जाना? नहीं, तो ये कंफ्यूजन तो आप ही क्रिएट कर रहे हो ना सर। बता दो कोई पार्टी का बहुत लगा सर, ये तो कंफ्यूजन आप ही क्रिएट कर रहे हो। 2 दिन का इंतजार कर लो, ना कंफ्यूजन रहेगी, तथ्य और रिपोर्ट सारी आपके साथ। 13 को 12 को आपके बीच में जल्द नवरात्रों में खुशखबरी दे दे। सारा परिवार लड़ लेगा तो प्रदेश कौन संभालेगा? अपर एंड किसका रहेगा सर गठबंधन में? बड़ी पार्टी कौन? आप लड़ोगे? कौन ज्यादा सीटों पर? कौन लड़ेगा? गठबंधन में बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सारे मिलकर लड़ते हैं। और जिसके विनेबिलिटी जिस सीट पे होगी उस सीट पर वो चुनाव लड़ेगा। आज जब बिहार में जाकर देखो, आज आप उत्तर प्रदेश में देखो, चाहे पुराने इतिहास के अंदर हरियाणा में देखो, लोकसभा की परिस्थिति, विधानसभा की परिस्थिति अलग अलग होती है। मगर मैंने पहले भी कहा, सम्मानजनक कोई बात हो उसके ऊपर चर्चा करके एक एक बिंदुओं को टच करके जो जहाँ से मजबूत है उसकी दावेदारी वहाँ रखकर कदम उठाए। पुराने मैं आपको बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर करके करवाना कि लास्ट टाइम भी जब प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी आपने यही सवाल पूछा था। वो चारों विधायक जो है हमारे समर्थित विधायक, ना तो उन चारों ने अभी तक जननायक जनता पार्टी की सदस्यता ली और वो हमारा इस मुहिम के अंदर समर्थन करे। जिस दिन वो जननायक जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे तो उस दिन विधिवत तौर पर वो अपनी सदस्यता से रिजाइन करें। चारों विधायकों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम आखिरी दिन तक अपने क्षेत्र की सेवा करें, उनकी आवाज को विधानसभा में उठाएं। अब संगठन को अगर लगेगा कि उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी और जिम्मेवारी के साथ
उनको संगठन के अंदर आगे लेकर चलना है तो जरूर वो रिजाइन कर कर आए। अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं तो जो लोग इनको नोटिस भेजते उनसे ये पूछिए कि पिछले 4.5 साल से फरीदाबाद NIT के जो विधायक उनसे गए वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भी होर्डिंग भी भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां एक बार भी उनके संगठन के अंदर नहीं रहती, भारतीय जनता पार्टी के साथ होती। ये क्या मजबूरी बनी कि नोटिस 4 के खिलाफ भेजा गया और 1 को छोड़ा। ये अपने आप में दिखाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल हाथ से हाथ मिलाकर प्रदेश के अंदर राजनीति करने का काम कर रही है। और ये स्पष्टीकरण इस चीज से भी आता है कि नोटिस का जो मोशन है वो 4 के खिलाफ, जो 4 को नोटिस दिया है वो 4 अपना अपना जवाब खुद देंगे। उसके अंदर जननायक जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। ये अकाली दल के विधायक जो थे बलकौर सिंह, उनकी संभावना थी कि वो ज्वाइन करेंगे, तो मन बदल लिया है या टाल दिया है? ना मेरी उनसे चर्चा हुई, अच्छा, ना मेरी नॉलेज में है। मैंने तो खुद एक अखबार के अंदर आज लिखा हुआ है, शायद दैनिक भास्कर के अंदर, और उसके अंदर भी आपने सूत्र अकाली दल ही दे रखा है। तो कोई हमारी पार्टी का सूत्र होता तो मैं जरूर उससे इन्वेस्टिगेट करता। अगर उन्हीं की पार्टी सूत्रधार बनकर जवाब देती तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता। हमारे पास 10 की 10 सीटों पर 122 लोगों की एक सूची और उसके अंदर जननायक जनता पार्टी प्रॉपर वर्किंग भी कर ली है और उम्मीद करते हैं कि जिस दिन आपको खुशखबरी देंगे उसके 24 घंटे के अंतराल के अंदर आपको उम्मीदवारों की एक सूची देंगे। अब ऐसे चौटाला ये कह रहे थे कि चारों विधायकों को डिस्क्वालीफाई कराएंगे और जो हमने पता किया सर, जो लोग हैं अभी वो रिजाइन कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक नोटिस पीरियड वो सर्व कर रहे हैं, जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाएगी वो रिजाइन शायद कर भी नहीं। आप विधायकों से और सेक्रेटरी से पूछे तो बेहतर कि नोटिस पीरियड क्या हो। ना तो मैं उनमें से एक, ना नोटिस पीरियड। समर्थन तो आपकी पार्टी को है ना सर? बिल्कुल है, पार्टी के आज वो सदस्य नहीं है, समर्थन। और जहाँ समर्थन की बात आती है वो सेक्रेटरीट का निर्णय है, सेक्रेटरीट को जवाब लिखित में देंगे, सेक्रेटरी जो भी निर्णय लेंगे उसके ऊपर फिर जननायक जनता पार्टी उनसे चर्चा करके आगे करेगी। मेरी चिट्ठी तो मेरे पास 11 नवंबर को आ गई थी, 2 नवंबर को जब मेरी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छीन गई। उसके बाद लिखो तो मेरी सदस्यता भी लोकसभा की 17वीं लोकसभा का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उसके बाद तो मैं सिर्फ एक एक्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता हूँ, और वो तो 17वीं लोकसभा में जो चुनकर आएगा वो जिस दल से आएगा वो उसके ऊपर दोबारा मैं एक बार कंजू सेलवाल जी अखबार लाए हैं। ये आपके यमुनानगर, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र का कई हिस्सा है जहाँ ओलावृष्टि से और पंचकुला का जहाँ ओलावृष्टि और तूफान से बहुत ज्यादा क्रॉप लॉस हुआ है। और इन चीज को देखते हुए हम सरकार से आज मांग करते हैं कि स्पेशल डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए कि जो फसल बीमा के अंदर आने वाली फसलें उसका निर्धारित समय 12 दिन का सर्वे का होता है, 12 दिन में इनका सर्वे रिपोर्ट बनाई जाए और जिन जिन किसानों के पास आज फसल बीमा नहीं थी उनके लिए सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल कमेटी बनाकर उनको भी मुआवजा देने का काम करे।